नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। 11 जिलों में कल से नेटबंदी होगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा कल से आयोजित की जा रही है और इस दौरान इंटरनेट बंद किया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने मुख्य सचिव को इसे लेकर एक पत्र लिखा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा कल से प्रदेश में आयोजित होने जा रही है और इस दौरान प्रदेश के 11 जिलों की इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मुख्य सचिव को इसे लेकर एक पत्र लिखा गया है। बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का निवेदन किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली बद्दा फोन लाइन पर। लवली, क्या जानकारी? कल से फिर बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी परीक्षा है। सरकार की परीक्षा के साथ में सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सोशल मीडिया के उपयोग, पेपर वायरल जैसी भ्रामक अफवाहें ना फैले, इस वजह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक पत्र जो है वो मुख्य सचिव को दिया गया है, जिसमें चयन बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से ये निवेदन किया गया है कि राजस्थान में जो 11 जिलों में परीक्षा हो रही है, इनमें बाकी जिलों की अभ्यर्थियों को भी यहाँ शामिल किया गया। जो ब्लैक लिस्टेड जिले हैं उनमें परीक्षाओं को नहीं करा करके, तो ऐसे में सेंसिटिव होने की वजह से इस परीक्षा में और 9 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर बैठने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि मुख्य सचिव स्तर से निवेदन किया गया है कि इन इलाकों के अंदर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नेटबंदी का फैसला लिया जाए, ताकि इन इलाकों के अंदर। बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहें। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुदकुशी की। दोनों के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। मृतक पत्नी के सिर पर गहरी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पति ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या की। डांगियाबाज थाना इलाके का पूरा मामला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जोधपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पति ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या की। डांगियाबाज थाना इलाके का एक पूरा मामला, जिसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पति ने पत्नी की हत्या करके खुदकुशी की, आत्महत्या कर ली। फिलहाल दोनों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक पत्नी के सिर पर गहरी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। डांगियाबाज थाना इलाके का पूरा मामला, जिसे लेकर के पुलिस की तफ्तीश अब जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगा करके। अब दोनों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस की जांच जारी है और इसी बीच खबर यह भी है कि मृतक पत्नी के सिर पर गहरी चोट के निशान भी हैं। पति ने फांसी लगा करके आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था। डांगियाबाज थाना इलाके का पूरा मामला, जिसको लेकर के पुलिस की जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां मारपीट के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आपको बता दें कि पार्किंग को लेकर के 2 होटल वालों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। मथुरा गेट थाना पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से ठोस केस करवाए गए थे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। 2 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले को लेकर सामने आए थे। होटल पार्किंग को लेकर के 2 होटल वालों के बीच में आपस में मारपीट की तस्वीरें। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पार्किंग को लेकर के होटल वालों के बीच में आपस में मारपीट हुई, उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस का बड़ा एक्शन, इस पूरे मामले को लेकर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों तरफ से इस घटना के बाद केस दर्ज करवाए गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर है। दीपक, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए हेमंत, मथुरा गेट थाना इलाके में जो नेशनल पार्क है, वहां पर 2 होटल वालों में पार्टी को लेकर के आपस में कहासुनी हुई थी और उसके बाद दोनों ही पक्षों में लाठी बाटा जंग हुई थी, जिसको लेकर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
दोनों पक्षों का अलग अलग मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मात्र पार्टी को लेकर के वो आपस में होटल वाले थे, उन्हें आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान जमकर लाठीचार्ज कर रहे थे। दोनों ही पक्षों ने मथुरा के थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जो घायलों थे उनके पर्चा बयान दिए थे, उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई की थी। अब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि अभी इसमें आगे और अन्य जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जानकारी के लिए लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया, जहां पर पुलिस अब लगातार इसे पूछताछ कर रही है। पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, जिसकी आज कोर्ट में पेशी हुई, इससे पहले इसे गिरफ्तार किया गया था बेंगलुरु से। भूपेंद्र सारण को 27 फरवरी तक कोर्ट ने रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक इससे पहले इसकी परेड निकाली। पैदल इसे हाथीपुल थाना से लगा करके कोर्ट तक पैदल पुलिस लेकर के गई। इसकी परेड निकालते हुए एयरपोर्ट से इससे पहले इसकी गिरफ्तारी की गई थी और आज भूपेंद्र सारण को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले भूपेंद्र सारण को करीब 2 किलोमीटर तक पैदल थाने से लेकर के पुलिस कोर्ट पहुंची थी। सारण को उदयपुर के हाथीपुल थाने से कोर्ट चौराहे तक करीब 2 किलोमीटर पैदल ले जाया गया। कोर्ट ने इसे 27 फरवरी तक रिमांड पर सौंप दिया है। इससे पहले डीएसटी की टीम सुबह 8 बजे सारण को बेंगलुरु से अहमदाबाद होते हुए उदयपुर लेकर के पहुंची थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस रिमांड मांगा था और 27 तारीख तक पुलिस रिमांड पर न्यायालय ने सौंपा है। सर बड़े सवाल जो हैं वो सामने किस तरह से इंट्रोगेट होगा सर? ये तो अभी अनुसंधान का विषय है, ये अभी डिसाइड नहीं होगा, अनुसंधान में डिसाइड होगा। तो राइट टू हेल्थ बिल पर मचा घमासान अभी भी लगातार जारी और इसी को जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। राइट टू हेल्थ बिल पर आंदोलन को लेकर डॉक्टर्स में मतभेद सामने आ रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से बनाई गई थी, उसके चेयरमैन सुनील चुग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन को स्थगित करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ही एक सदस्य ने इस बात की घोषणा की थी कि 15 दिनों के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। अब निजी डॉक्टर्स में राइट टू हेल्थ बिल पर 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। और वहीं जोधपुर से बड़ी खबर, जहां जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान के शव का आखिरकार अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों की ओर से प्रशासन से बातचीत के बाद शव उठाने की मंशा इससे पहले जाहिर की गई और एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बात की गई थी। सहमति मिलने के बाद उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। चौहान के अंतिम संस्कार के बाद भी वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के हेरिटेज बिल्डिंग की लाइब्रेरी में वकीलों की एक बैठक आज हुई, जिसमें हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने सभी सदस्यों को यह जानकारी दी है कि आगामी 26 फरवरी को जोधपुर में राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव जोधपुर पहुंचेंगे। उनके साथ एक बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वकीलों का कहना है कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता प्रदेश में, तब तक इन वकीलों का संघर्ष जारी रहेगा। सभी बार एसोसिएशन को इन्वाइट किया है और राजस्थान का महापड़ाव है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जंग की जा रही है और पूरे राजस्थान के प्रमुख बार एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी आएंगे, तो आगे की रणनीति होगी वो तय की जाएगी और 26 तक न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक बहिष्कार जारी रहेगा। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा के लिए मासूम अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खतरों का सफर तय करके मासूम स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर इस तरह के सफर की तस्वीरें सामने आई है। वो तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। तिवरी तहसील के गंगाना गांव का ये वीडियो है। मालवाहक बोलेरो कैंपर में खतरनाक सफर कर रहे स्कूली बच्चों का वीडियो सामने आया है। साल 2019 में इस गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोडेड बच्चों से एक गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही है और किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है।
इस ओर ना प्रशासन का ध्यान है ना पुलिस का, लेकिन ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली है। देखिए किस तरह से यहाँ पर स्कूली छात्रों से भरा हुआ ये वाहन ओवरलोडेड होकर के सड़क के तमाम नियम कायदों को दरकिनार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, चिंताएं भी उतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि आखिरकार नौनिहालों का भविष्य इस तरीके से, उनका जीवन इस तरीके से जोखिम में डालने की जो तस्वीरें हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश से करीब 750 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई नेता इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। ये सभी नेता तीनों दिन अधिवेशन में कई सत्रों में शामिल हो रहे हैं और मंथन का दौर रायपुर में कांग्रेस के खेमे में लगातार जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सचिन पायलट भी पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट से सचिन पायलट मेफेयर लेक रिजोर्ट पहुंचे और इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि अधिवेशन में आने वाली राजनीति का रास्ता आने वाले दिनों का तय होगा। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। पायलट बोले कि बीजेपी की नाकामी हम लोगों को जन जन तक पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सहयोगियों के साथ हम लोग 2024 का चुनाव चुनौती देकर जीत सकते हैं। क्या कुछ कहा वो सुनिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी मुझे लगता है। और हमारा ये उद्देश्य है कि अलग अलग राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बाकी उत्तर पूर्व के राज्य हों, राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। तभी हमें लगता है कि हम 24 के अंदर एनडीए को चुनौती देकर हरा पाएंगे। अच्छा, अधिवेशन के पहले जो ईडी के जो भारत सरकार ने मन बना लिया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक पराजय तो बात की बात है, लेकिन सब एजेंसीज का दुरुपयोग कर एक संदेश देना चाहते हैं। चाहे वो बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारना हो, चाहे कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करना हो, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, एजेंसीज का, ईडी का जो दुरुपयोग और जो खुलेआम अब दुरुपयोग हो रहा है, वो उनके घमंड और अहम का भी परिचय है। लेकिन जनता सब देख रही है, सही समय पर लोग सही निर्णय करेंगे। इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेसजनों के अंदर। और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और 24 के लिए एनडीए की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू हो गया। केंद्र में राहुल प्रधानमंत्री, राजस्थान में आप, युवाओं को लेकर कांग्रेस क्या तय करेगी? अभी आप प्रस्ताव पारित होने दीजिए, सब परिणाम सामने आएंगे। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण है, मजबूत होकर निकलेगी पार्टी हमारी। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। जैसलमेर से बाड़मेर की सीमा पर ओम प्रकाश माथुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं ओम प्रकाश माथुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि हर पद के पीछे पूर्व लगता है, लेकिन कार्यकर्ता शब्द के पीछे कभी भी पूर्व नहीं लगता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी भी गुटबाजी में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें कमल के फूल पर अपना काम करना चाहिए। हर पार्टी को अपना दावा करने का अधिकार है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी अपना अधिकार रखती है, दावा करेगी। वो तो 23 का चुनाव रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। जिस प्रकार से प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों से परेशान है, समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्तमान सरकार से खुश है, क्योंकि इसकी नींव ही झगड़े में पड़ी है। एक व्यक्ति कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, दूसरा उसके फेविकोल को उखाड़ना चाहता है। और इसी बीच सीसीएल को लेकर के विवाद के मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी अपडेट और सवालों के साथ अपडेट यह है कि आखिरकार किसने एस स्पार्कल्स कंपनी को 4 गुना रेट पर कामकाज दिलाया, इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 गुना कीमत पर आखिरकार इस कंपनी को काम कैसे मिला, क्यों मिला, किसने दिलवाया, इस तरह के कई सवाल हैं। और आपको बता दें कि यह कंपनी जिसका नाम एस स्पार्कल्स है, आईपीएल में भी कई अनियमितताएं करने के इस पर आरोप, लेकिन इसके बावजूद ब्लैकलिस्टेड नहीं की गई। तो इसके पीछे आखिरकार कौन है, इसे लेकर के भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
खेल परिषद को महज 41 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है, जबकि आईपीएल के हर मैच के लिए 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये किसने किया है, कौन इसके पीछे है, आखिरकार क्या ये एक बड़ी अनियमितता है, ये बड़े सवाल हैं। तो आपको बता दें कि सीसीएल को लेकर के विवाद अब गहराता जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर के कि स्पार्कल्स कंपनी 4 गुना रेट पर इसे कामकाज कैसे मिला, किसने दिलाया, 4 गुना कीमत पर इस कंपनी को काम क्यों मिला। इवेंट ऑर्गेनाइजर एचएनके इनोवेशन से इस स्पार्कल्स कंपनी को काम दिलवाया गया, वो भी 4 गुना ज्यादा कीमत पर। लेकिन खेल परिषद को जो भुगतान होना था उसमें भारी कटौती हो गई। खेल परिषद को मैच 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया, हर मैच के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए, जबकि यही भुगतान आईपीएल के हर मैच के लिए 20 लाख रुपए होता है। आखिर ये सब किसने किया, किसको इसका फायदा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आदिवासी युवाओं के विकास को लेकर आयोजित कार्यक्रम की, जिसमें 14वें आदिवासी युवा सम्मेलन, जिसमें आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 5 राज्यों के 10 जिलों से बच्चे नगर निगम ग्रेटर कार्यालय जयपुर पहुंचे। महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी ने सभी बच्चों का राजस्थानी परंपरा के मुताबिक तिलक लगाकर, साफा पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद इन बच्चों को अग्निशमन बेड़े में शामिल गाड़ियों की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई और यहां से इन बच्चों को नगर निगम कार्यालय का भ्रमण भी करवाया गया। नगर निगम के सभासद भवन में सभी बच्चों को नगर निगम के काम, बजट, खर्च के बारे में आयुक्त ने विस्तार से जानकारी दी। महापौर और आयुक्त ने सभी बच्चों को इस मौके पर खास संकल्प भी दिलाया कि वे सड़क पर कचरा नहीं फैलाएंगे। चाहे शहर हो या गांव, जहां भी जाएंगे लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करेंगे कि साफ सफाई रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। स्वच्छ भारत निर्माण के लिए भूमिका अपनी अदा करेंगे और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में ये बच्चे आगे जाकर यहाँ से सीख कर जाएंगे और आगे जाकर अच्छा कार्य करेंगे। सौभाग्य है कि इनके साथ बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बोर्ड मीटिंग हॉल में संक्षेप में निगम की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधि किस प्रकार वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी समितियां हैं, ये सब संक्षेप में बताया, बजट वगैरह के बारे में। विदित है कि स्वच्छता के लिए नगर निगम बहुत शानदार काम करता है, तो उसी में जो आदिवासी बच्चे हैं, जो 5 स्टेटों के 10 जिलों के बच्चे आए हैं, उनको भी खूब खुशी महसूस हो रही है। स्वच्छता को हम देख सकते हैं और हमारे नेहरू केंद्र के माध्यम से भी ये बार बार प्रयास करते रहे हैं कि गांव और शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने। यहाँ बहुत ज्यादा साफ सफाई है और यहाँ की मेयर मैम भी बहुत अच्छी है। हम लोग से घुल मिल के सारे बात कर रहे हैं अच्छे से और हम अच्छे से स्वागत किया है, इसलिए वे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थापना दिवस के मौके पर 24 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसके तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य जांच शिविर इस तरह से औद्योगिक इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहां ज्यादा संख्या में श्रमिक काम करते हैं। स्वास्थ्य जांच शिविरों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच होगी, जिससे यदि कोई बीमारी इन श्रमिकों के अंदर हो तो इस बात का पता लगाया जा सके और समय रहते इसका इलाज हो सके। इसके साथ ही ईएसआईसी की ओर से जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें तरह तरह की सुविधाओं के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के, पोषण को लेकर के कैसे जागरूक रह सकते हैं। खासतौर पर मोटे अनाज को लेकर के भी जागरूकता पैदा की जाएगी। राज्य बीमा निगम अपने 24 जनवरी जैसा हमारा ये एसिक डे है, इस दिन हमने अपनी सेवाएं यहाँ प्रारंभ की थी, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस लाएंगे, क्योंकि जागरूकता से ही हम बेहतर सर्विसेज देने के लिए सक्षम होंगे। हम जगह जगह जहाँ हमारे कर्मचारीगण रहते हैं, मजदूर रहते हैं या जो काम करते हैं, वहाँ जाके अपने कैंप लगाएंगे, उन्हें चिकित्सा सुविधा देंगे, उन लोगों को हम बताएंगे कि हम कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बीकानेर की, जहां से 25 फरवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करने वाले हैं। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता दावे भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि शहर के सभी स्थलों पर पुलिस मुस्तैद है। वहीं एंट्री पॉइंट पर हर आने जाने वाहनों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं
जहां पर पुलिसकर्मी इन नाका पॉइंट या चेक पॉइंट से नजारत दिखाई दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम करणी सिंह स्टेडियम से महज 200 मीटर पहले भीमसेन चौधरी सर्किल पर भी पहुंची, जहां पर फिर से पुलिस की पोल खुलती हुई उनके दावों की नजर आई। करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ करेंगी, तो वहीं 3 दिन तक चलने वाले इस वीवीआईपी मूवमेंट में एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर के पुलिस के दावों पर सवाल खड़े हुए हैं। पूरा टाइम जवान तो नहीं रह सकता ना साहब। हमारी नाकाबंदी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए होती है। गश्त पे बिल्कुल हमारी डॉल्फिन्स और हमारे SHOs, हमारे जितने भी हमारे महिला पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, वो लगातार एरिया में अपनी गश्त कर रही हैं। आपको कहीं भी कोई सूचना ऐसी मिलती है तो आप बताइए। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।